हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी जेड इफेक्टिव की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए। साथ में हमने 4 प्रॉपर्टीज़ के लिए कहा था कि ये 4 प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं जिन पे क्वेश्चंस जेई मेन और जेई एडवांस में पूछे आते हैं, उनके ट्रेंड्स के बारे में पूछे जाते हैं। अब अगर हम इन पॉइंट्स को अगर कंसिडर करें तो हम पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो थी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। और हमने कहा कि किसी एलिमेंट के लिए 3 तरह की एटॉमिक रेडियस बॉन्डिंग नेचर के बेसिस पर हम कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन डर वाल्स रेडियस। वॉन डर वाल्स रेडियस इज हाईली एररफुल, इट इज मच लार्जर देन द एक्चुअल साइज। तो ये बात लिख भी लेंगे कि वॉन डर वाल्स रेडियस इज मच लार्जर देन द एक्चुअल रेडियस। तो वॉन डर वाल्स रेडियस is much errorful or much larger than the actual radius. तो वॉन डर वाल्स रेडियस इज मच एररफुल और मच लार्जर देन द एक्चुअल रेडियस। बट और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आपको हीलियम का एटॉमिक साइज बताना है, कोवेलेंट कंपाउंड वो बनाता नहीं, मेटल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना हीलियम के लिए। तो हीलियम के लिए हम केवल क्या रिपोर्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू इज वॉन डर वाल्स रेडियस। हीलियम को लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में लाते हैं ताकि उनके एटम्स क्लोज विसिनिटी में आए, एज मच क्लोज एज पॉसिबल हो जाएं वो, ताकि उनके बीच की न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस वी फाइंड आउट, उसका आधा कर देते हैं एंड वी गेट द वॉन डर वाल्स रेडियस। और ये हमने कहा भी था कि अगर सेम एलिमेंट के लिए अगर तीनों तरह की रेडियस मेजर की जाए तो ऑर्डर था आर वॉन डर वाल्स विल बी ग्रेटर देन आर मेटालिक वुड बी ग्रेटर देन आर कोवेलेंट फॉर सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के लिए इस तरीके से फाइंड आउट किया जाए। बट हम वॉन डर वाल्स रेडियस जनरली यूज में लेते नहीं हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस जो कि कोई कंपाउंड नहीं बनाते। तो ये थे 3 तरह के रेडियस। मेटल्स हैं तो उनके लिए मेटालिक रेडियस इज मोर सुटेबल। यदि कोई नॉन मेटल है और कोवेलेंट कंपाउंड आसानी से बनाता है तो कोवेलेंट रेडियस इज मोर सुटेबल टू रिपोर्ट। और नोबल गैसेस पर्टिकुलरली हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके लिए, ज़ीनॉन वगैरह के लिए तो फिर भी कंपाउंड बन चुके हैं, जैसे कौन XeF2, XeF4। तो वहाँ से ज़ीनॉन की एक्चुअल रेडियस हम रिपोर्ट कर सकते हैं कोवेलेंट रेडियस। बट हीलियम, नियॉन, आर्गन के लिए तो आज भी कंपाउंड्स, हीलियम नियॉन का तो कोई कंपाउंड बना ही नहीं अभी तक, बन जाएगा फ्यूचर में, वो कोई बात नहीं है, बट अभी तक तो नहीं है रिपोर्टेड। तो इनके लिए तो हम कोवेलेंट, इनके लिए तो हम वॉन डर वाल्स रेडियस ही यूज करते हैं। अब बात आती है मेन पॉइंट्स, क्वेश्चन जो आते हैं वो ट्रेंड्स पर आते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा, घटता क्रम बढ़ता क्रम, ये है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स कई बार ये भी ध्यान रखें कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे की बात करते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो लिखो हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। जब भी हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो जनरली हमारा मतलब एटॉमिक रेडियस से होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, तो अगर इसकी बात करते हैं हम तो यू कैन से दैट, जैसे मान लो पहला फैक्टर साइज। साइज क्या, साइज तो मेजर ही कर रहे हैं। मान लो जेड न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा साइज ऑफ द एटम उतना ही कम होगा। न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स अंदर खिंच के आ जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑफ शेल्स, ऑब्वियसली जितने ज्यादा शेल्स होंगे न्यूक्लियस के पास, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल एंड सो ऑन, तो नंबर ऑफ शेल्स और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा, साइज ऑफ द एटम वुड बी लार्जर। तो ये 2 फैक्टर हैं, जेड इफेक्टिव एंड नंबर ऑफ शेल्स। इनके बेसिस पर लेट अस सी व्हाट विल बी द ट्रेंड्स।
तो लिखो ट्रेंड्स, जनरली ट्रेंड्स का मतलब होता है एस एंड पी ब्लॉक में, जनरली ट्रेंड्स मींस एस एंड पी ब्लॉक। तो एक बार यहां तक की बात नोट कर लो। तो जैसे ट्रेंड्स लिखो, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस का प्लूरल है ये, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। मेनली एस एंड पी ब्लॉक के लिए जब बात करते हैं तो क्या बोलोगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है। मान लो सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं तो सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आगे जा रहे हैं तो सब में शेल्स तो दो ही हैं, दो ही शेल्स तो हैं। सेकंड पीरियड मतलब दो शेल्स, थर्ड पीरियड मतलब 3 शेल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम कितना हुआ? 3 फॉर थर्ड पीरियड। तो एन तो सेम है बट जेड इफेक्टिव हमने पढ़ा है लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव ये बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होंगे? एटॉमिक रेडियस घटती है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में एटॉमिक रेडियस घटती है। अच्छा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव इज नियरली कांस्टेंट, बताया था ये आपको, बट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, सो रेडियस इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर। ये जनरल ट्रेंड्स हैं, जनरल लिख दो, एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। ये जनरल ट्रेंड्स हैं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होंगे ही, उनकी बात करेंगे हम। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस विल कम डाउन। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव इज नियरली कांस्टेंट बट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, सो द रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। इन ट्रेंड्स को अगर देखें तो इन जनरल तो क्या बोल सकते हैं? जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे या टॉप टू बॉटम आओगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दैट। ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम्स। अच्छा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जनरली साइज घटेंगे, बट जनरली लिथियम बड़ा है बेरिलियम से, बोरॉन से, कार्बन से एंड सो ऑन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक बस। नोबल गैस नहीं, क्योंकि नोबल गैस के लिए आप कौन सी रेडियस रिपोर्ट करते हो सकता है नोबल गैस वाकई छोटा एटम हो, बट आप जब एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हो तो केवल वॉन डर वाल्स रेडियस ही मेजर करते हो, और वॉन डर वाल्स रेडियस बहुत एररफुल होती है एंड दैट इज फाउंड टू बी द लार्जेस्ट। वो एक्सेप्शन में काउंट करेंगे। तो दिस इज डिक्रीजिंग साइज, एटॉमिक साइज और रेडियस। तो इस तरीके से ये हो, बट कई बार पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चंस ही एक्सेप्शंस पे आती हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस होते हैं। देखो एक्सेप्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, पीरियोडिक टेबल काफी बड़ी है एंड देयर आर सो मेनी पॉइंट्स रिगार्डिंग देम, बट जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है दैट ओनली यू आर सपोज टू रिमेंबर। कंजर्व योर एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड इन द IIT JEE प्रिपरेशन। किसी एक चैप्टर में इतनी एनर्जी नहीं लगानी है कि बाकियों में हम एग्जॉस्ट हो जाएं, इसलिए जो जो बात आपको बता रहे हैं आप केवल उन्हीं पे कंसंट्रेट करो, ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड। एक बार इसको नोट करें फिर आगे की बात कहेंगे। नोट करें, well, exceptions,
एक्सेप्शंस, नोटेबल एक्सेप्शंस, नोबल गैस। जनरली नोबल गैस के लिए हम वॉन डेर वाल्स रिपोर्ट करते हैं, वॉन डेर वाल्स रेडियस, और बाकी सबके लिए या तो मेटालिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस। और आप जानते हो कि मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल साइज के आसपास ही होते हैं, बट वॉन डेर वाल्स रेडियस इज मच लार्जर देन द एक्चुअल रेडियस। बट रिपोर्ट तो वही करोगे जो एक्सपेरिमेंटली मेजर कर पाओगे। इसलिए इट इज फाउंड दैट पर्टिकुलरली इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड elements, size of the noble gas is largest in the period. Since van der Waals radius is measured for helium, neon, argon, etc. So size or radius of noble gas, particularly in third and fourth period, second and third period, are largest. Particularly size of noble gas, size of noble gas particularly in the second and third period are largest in the period. क्या बात कह रहे हैं, सुन लो। Since van der Waals radius is measured for helium, neon, argon, etc. So size or radius of noble gas particularly in second and third period are largest in the period. So ये पहला एक्सेप्शन है। So this is the first exception. जैसे आप अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बट लार्जेस्ट कौन? नियॉन। नियॉन इज द लार्जेस्ट इन, तो क्या बोलोगे? नियॉन इज लार्जेस्ट in size in second group. Argon is largest in size in third group. So like that you will report these are all experimentally measured radius. तो ये तो पहला एक्सेप्शन हुआ। दूसरा नोटेबल एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले दो एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है कि आप बोरॉन फैमिली में आओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था देन कंपेयर टू द एलियम, बट थोड़ा सा छोटा पाया गया। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज फाउंड टू बी स्लाइटली ओनली, स्लाइटली है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस हो, नो। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज फाउंड टू बी स्लाइटली स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो रेडियस ऑफ गैलियम इज स्लाइटली लेस देन द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, जबकि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम इस टाइप से होता है। ये एलिमेंट्स हैं। तो बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम है, होना ही था, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने चाहिए थे, बट गैलियम का साइज थोड़ा सा छोटा पाया गया। तो ये एक्सेप्शन ही तो हुआ भाई, गैलियम बड़ा एक्सपेक्टेड था, एल्यूमिनियम से पाया गया थोड़ा सा छोटा। तो ट्रेंड्स तो चेंज कर दिया ना इनने, तो ये एक्सेप्शन में काउंट होगा। रीजन क्या है? इसका रीजन है, जरा कॉन्फ़िगरेशन देखना गैलियम का। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1, ये है गैलियम। ये गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन है। और ध्यान दो, डी इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 3d10 इलेक्ट्रॉन्स और द पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है ये न्यूक्लियर चार्ज को बढ़िया से शील्ड नहीं कर पाते, और इस कारण से जेट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपने पहले ही कहा है डी वाला
भाई जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते हो तो प्रोटॉन भी तो बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है, एक प्रोटॉन बढ़ता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। आप मान लो एक एलिमेंट आगे खींच सकते हो, एटॉमिक नंबर एक बढ़ाते हो, तो इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी बढ़ते हैं, प्रोटॉन भी तो बढ़ता है। और जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। बट उस जेड इफेक्टिव को कौन रोकता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली रोक नहीं पाता क्योंकि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देयर पेनिट्रेशन पावर इज वेरी लो। पढ़ के चुके हो ताजा लास्ट लेक्चर में, पेनिट्रेशन पावर ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लो, और एफ तो पुअरेस्ट होते हैं, सबसे पुअर इन शील्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को डी के इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पाते, तो जेड इफेक्टिव जो है बहुत ज्यादा लगता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर, और जेड इफेक्टिव जब ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ पुल हो जाएंगे। अच्छा, जहां ये पहली बार इफेक्ट पाया जाएगा वहां पर ये ट्रेंड्स पाए जाएंगे। एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं था। गैलियम में 10 इलेक्ट्रॉन डी में भरे हैं, डी पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एल्यूमिनियम से गैलियम आ रहे हैं। अच्छा, गैलियम से नेक्स्ट जाएंगे तो ये इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि गैलियम में वो इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या बोलोगे? पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d electrons, Z effective is very high in gallium, so its size is reduced in comparison to aluminium। आपको सिंपल शब्दों में क्या याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस एक्सेप्शन है। ये एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज फाउंड टू बी स्लाइटली स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। एक लाइन में जवाब देना है, इट इज ड्यू टू कि गैलियम के अंदर डी के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं एंड डी इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो जेड के बढ़े हुए जेड को रोक नहीं पाते, तो जेड इफेक्टिव इज क्वाइट हाई, जेड इफेक्टिव इज वेरी हाई इन गैलियम, सो इट्स साइज इज रिड्यूस्ड। एक शब्द ये अगर याद होगा, क्वेश्चंस फटाक से आप टिक कर पाओगे। सो दिस इज द अच्छा, ये इफेक्ट साइज में नहीं आएगा, सेम इफेक्ट्स विल कम इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होंगी ये बातें, कुछ को नहीं भी पता होंगी, तो हम सिखाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को पहले से क्या आता है। अगर आप सब कुछ सीखते जा रहे हो तो एवरीबडी इज इक्वल, सो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये था एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम वाला पॉइंट। नाउ थर्ड एक्सेप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम भी सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, क्या? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले यहां तक की एक बार नोट कर लो बात। Now third exception, lengthenide और lengthenoid एक ही बात है, कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आपको शायद एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेंगे, ये आपको डी ब्लॉक की शीट में मिलेंगे 12th क्लास में, डी एंड एफ ब्लॉक। बट हम तो यहीं पे सब कवर अप करके चलते हैं, दोबारा फिर डी ब्लॉक में आएगा तो फिर वहां बात करेंगे, और जब वहां बात करेंगे तो फिर बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डिटेल में बात हो चुकी है। वहां ये बात बोल लेंगे हम आपसे कि देखो याद करो, वंस अपॉन ए टाइम आपने पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में बात की थी। ये वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, और एक बार इसको आप चाहें तो दोबारा से पढ़ सकते हैं, इतनी बात बोल लेंगे डी ब्लॉक में। समझ में आ गई बात? अभी पढ़ना है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन, मैं एक काम करता हूं, आप जरा ये एलिमेंट्स देखो, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सॉरी, जिंक के बाद और बढ़ते चले जाएंगे गैलियम, जर्मेनियम एंड सो ऑन। स्कैंडियम
इट्रियम, लेंथेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम एंड सो ऑन, ये बढ़ते चले जाएंगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड सो ऑन। गैलियम, गैलियम के नीचे बोरॉन, एल्यूमिनियम नहीं, सिलिकॉन, हाँ, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जर्मेनियम, टिन, लेड, इस टाइप का ये प्रभाव है। ये डी ब्लॉक था यहां तक, यहां नहीं, इधर ये डी ब्लॉक था। ये 3D सीरीज है, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज। क्यों बोलते हैं 3D सीरीज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D में भर रहे हैं, यहां पर या 4D में भर रहे हैं या 5D में भर रहे हैं, और यहां तक ये था ये। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखो यहां पाया जाता है। ये वो जोन है जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन केवल डी तक नहीं, पी तक इसका प्रभाव रहता है, मोस्टली लेड तक, और आगे तक भी जा सकता है, बट मेनली ये है जोन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड हियर। Lengthenide contraction is observed here. तो lengthenide contraction is observed here. ये वो जोन है जहां lengthenide contraction यहां पाया जा रहा है लेंथेनम के बाद। 57 एटॉमिक नंबर था, और आपको पता होगा लेंथेनॉइड और हाफनियम के बीच में यू हैव द एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम। सीरियम इज 58 to 71, lutetium, these are 14 elements in 4F series। देखो ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कॉन्ट्रैक्शन है? डी ब्लॉक में लेंथेनाइड से इट्रियम आते हैं, टॉप टू बॉटम आने पर साइज तो बढ़ते ही हैं, ये तो जनरल ट्रेंड्स हैं, क्योंकि वैसे तो जेड इफेक्टिव जनरली बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव बढ़ता है डी ब्लॉक में, बट उससे ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट होता है शेल के बढ़ने का। शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, तो जनरली साइज बढ़ते हैं। स्कैंडियम से एट्रियम पर आते हैं तो साइज बढ़ना चाहिए था, बढ़ गया। एट्रियम से लेंथेनम पर आते हैं तो साइज बढ़ना चाहिए था, बढ़ गया। नहीं, कोई इश्यूज नहीं, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ने चाहिए थे, बढ़ रहे हैं। यहां ऐसा नहीं होता। टाइटेनियम से लार्जर है जिरकोनियम, बट जिरकोनियम के लगभग बराबर है या थोड़ा सा छोटा है हाफनियम। नायोबियम वेनेडियम से बड़ा है नायोबियम, बट नायोबियम से हल्का सा छोटा या लगभग बराबर है टेंटेलम। निकल से बड़ा है पैलेडियम, बट पैलेडियम एंड प्लेटिनम आर ऑलमोस्ट सेम और स्लाइटली स्मॉलर। कॉपर से बड़ा है सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड लगभग बराबर, बढ़ नहीं रहे, हल्के से कम ही हो रहे हैं। सेम इफेक्ट गोज अप टू लेड तक। तो दिस इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये कहां ऑब्जर्व हो रहा है? दिस इज ऑब्जर्व आफ्टर लेंथेनम। लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में 5D सीरीज में ऐसा होता है, और उसका रीजन ये है, वही जो रीजन गैलियम और एल्यूमिनियम का था। क्या रीजन? कि लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स जो हैं वो 4F सीरीज में गए, एंड F इलेक्ट्रॉन्स आर द पुअरेस्ट शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। F इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट 14 इलेक्ट्रॉन्स F में भरे हैं, पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है। जेड इफेक्टिव अचानक से बहुत बढ़ जाता है इन केस ऑफ द हाफनियम, व्हेन वी मूव फ्रॉम जिरकोनियम टू हाफनियम, नायोबियम टू टेल्टियम, जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ता है तो साइज घट जाते हैं। तो रीजन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का लॉजिक वही है जो एल्यूमिनियम एंड गैलियम में था। तो ये बात याद रखनी है। तो क्या बोलोगे? साइज का ऑर्डर नहीं, स्कैंडियम में नहीं, स्कैंडियम से बड़ा है इट्रियम, इट्रियम से बड़ा है लेंथेनम, नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंक्रीजिंग साइज, बट
टाइटेनियम से बड़ा है जिरकोनियम, बट जिरकोनियम एंड हाफनियम का साइज का ऑर्डर है ये नियरली सेम। सिमिलरली और लो यहां पर कॉपर से बड़ा है सिल्वर, बट सिल्वर एंड गोल्ड एटम्स आर नियरली सेम इन साइज। जिंक से बड़ा है कैडमियम, बट कैडमियम एंड मरकरी आर नियरली सेम ऑर्डर इन साइज। तो ये ऑर्डर है एंड दिस फैक्ट गोज इवन इन पी ब्लॉक ऑल्सो। तो दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो शब्दों में जरा लिख लें, एक काम कर लो, तो हम क्या लिखें, 3D से 4D में जब आते हैं नीचे वर्टिकली डाउन साइज बढ़ते हैं, बढ़ने चाहिए तो बढ़ते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। बट 4D से 5D में जब आते हैं आफ्टर लेंथेनम, देन साइज बढ़ने की बजाय हल्के से घट जाते हैं और रिमेन्स नियरली सेम एंड दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज दिस इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर लेंथेनम। तो एक काम करेंगे, लिख लेंगे, पहले ये बात नोट कर लो, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की नोट कर। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम में। लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में है व्हेन वी मूव फ्रॉम 4D टू 5D वर्टिकली डाउन। लिखेंगे इसको, पहले लिख लो यहां तक की बात। तो क्या बोलोगे, when we move 3D to 4D vertically down, atomic radius increase एज एक्सपेक्टेड। समझा चुका हूं, अब तो लिखो। तो जब मूव करते हैं 3D से 4D में वर्टिकली डाउन, तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड था। बट आफ्टर लेंथेनम व्हेन वी मूव फ्रॉम 4D टू 5D vertically down, atomic size और radius एक ही बात है, are slightly reduced or remains nearly same। This is called lengthenide contraction। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेंथेनॉइड और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज घट गए। तो व्हेन वी मूव 3D टू 4D वर्टिकली डाउन, एटॉमिक साइज बढ़ता है जैसा चाहिए था। बट आफ्टर लेंथेनम व्हेन वी मूव, व्हेन कर दो यहां, when we move from 4D to 5D vertically down, atomic radius are slightly reduced or remains nearly same। This is called lengthenide contraction। Reason, lengthenum के just बाद सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट्स F में भरे हैं और इलेक्ट्रॉन्स F में जब बढ़ते हैं तो पूरे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने कहा था जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो ऐसा ना है कि इलेक्ट्रॉन ही बढ़ता हो, प्रोटॉन भी बढ़े। भैया प्रोटॉन भी बढ़े है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जब एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है किसी एलिमेंट का और प्रोटॉन बढ़े तो फिर जेड इफेक्टिव भी बढ़ना तो है ही। तो फिर क्या होगा, क्या होगा बतलाओ। एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एफ पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जेड इफेक्टिव को नहीं रोक पाते। जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ जाता है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींच के अंदर ले आता है एंड बिकॉज ऑफ दैट साइज इज नॉट इंक्रीज्ड, इनफैक्ट स्लाइटली डिक्रीज्ड। तो लिखो दिस इज ड्यू टू द वेरी पुअर shielding
caused by CAU acid caused by 4f electrons filled after lanthanum. So this is due to the very poor shielding caused by 4f electrons filled after lanthanum. So Z effective becomes very high in zirconium, in hafnium, in elements, in D block elements after lanthanum. So this is due to the very poor shielding effect caused by the 4f electrons filled after lanthanum. So Z effective becomes very high in D block elements after lanthanum, and because of that size is reduced. This is called lanthanoid contraction. तो ये थे 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सेप्शंस के रूप में. तो ये तो हुए ट्रेंड्स की बात करें. अच्छा, 3D सीरीज में ट्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार ये नोट कर लो. ये हो चुका लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, समझा दिया मैंने आपको, और इसका प्रभाव आयोनाइजेशन एनर्जी में भी जाएगा. आज ही बात करेंगे उसके बारे में भी, तो एक बार नोट कर लें इस सबको. Now, trends of atomic radius or atomic radii in 3D series. ये इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि ये डी ब्लॉक में आएंगे सब, बट जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो हम पढ़ेंगे सब. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक. इनके साइज देखो ऐसे होते हैं, ग्रेजुअली साइज जो है वो घटते जाते हैं, देन इट बिकम्स नियरली कांस्टेंट इन द मिडिल एंड देन स्लाइटली इंक्रीज्ड. ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है. ये है तो एक तरीके से एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीज ग्रेजुअली, तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज तो घटते ही है, ये तो मालूम ही है. बिकम्स नियरली कांस्टेंट इन द मिडिल, नियरली कांस्टेंट इन द मिडिल. तो मिडिल का मतलब ये आयरन, कोबाल्ट, निकिल के साइज लगभग सेम होते हैं. आयरन, कोबाल्ट, निकिल आर नियरली सेम एंड स्लाइटली इंक्रीज्ड इन केस ऑफ द कॉपर एंड जिंक. स्लाइटली इंक्रीज्ड फॉर कॉपर एंड जिंक ड्यू टू फुल्ली फिल्ड slightly increased for copper and zinc due to fully filled D10 configuration. Fully filled configuration थोड़ा ज़्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं, इस कारण से कॉपर और जिंक का साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ पाया जाता है इन कंपैरिजन टू निकिल, कोबाल्ट एंड आयरन. बाकी ऐसा नहीं है कि जिंक इज लार्जर देन स्कैंडियम, स्कैंडियम से तो छोटा ही होता है. तो कॉपर और जिंक के साइज थोड़े से बढ़ जाते हैं, बस ये बात याद रखनी है. तो क्या बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट जाने पर पहले घटते हैं ग्रेजुअली, मिडिल में जाकर के लगभग कांस्टेंट हो जाते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल के लिए, और कॉपर, जिंक में थोड़े से बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन. फुल्ली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन कॉजेज मोर रिपल्शन देन एक्सपेक्टेड. इलेक्ट्रॉन एक ही जगह में बहुत सारे होंगे तो रिपल्शन तो थोड़ा ज्यादा कॉज करेंगे ना, तो दे कॉज ग्रेटर रिपल्शन. तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है. कॉन्फ़िगरेशन पता ही है,
आर्गन 3d10 4s1, आर्गन 3d10 4s2। सो दिस इज द डिफरेंस। तो वहां पर D भी फुल्ली फिल्ड है और एक तरीके से S भी फुल्ली फिल्ड है, तो उसका इंपैक्ट माइनर इंपैक्ट है ये, तो साइज थोड़े से बढ़ जाते हैं, याद रखें। कई बार चीजें याद होती हैं तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, दे डोंट आस्क रीजन फॉर एवरी टाइम इन IIT JEE एग्जाम। तो इस तरीके से याद रखें, ये है ट्रेंड्स ऑफ द एटॉमिक साइज इन द 3D सीरीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगभग कंप्लीट होने को है, हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, एटॉमिक साइज पढ़ लिया, बट इसी में एक और टर्म होता है आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का ये अनेक्शर है, उसका एक सब पार्ट है, छोटा पार्ट है आयनिक रेडियस और आयनिक रेडियाई। पहले यहां तक की बात नोट कर लो, नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो आयोनिक रेडियाई, आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस भी कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस। कैटायन का साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द न्यूट्रल एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, प्रोटॉन थोड़े रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। अच्छा, किसी एलिमेंट से कैटायन बनाओ या एनायन बनाओ, न्यूक्लियस पे कोई प्रभाव नहीं है, इलेक्ट्रॉन घटेंगे या बढ़ेंगे। तो लिखो radius of cation is less than radius of neutral atom for the same atom। सेम एटम से अगर कैटायन बनाओगे तो साइज छोटा होगा। रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन, और अच्छा खासा लार्जर होता है, रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। अच्छा खासा डिफरेंस होता है, मच लार्जर। मच लार्जर का मतलब 10 गुना मत बोल देना, अच्छा खासा इंक्रीज। anion is usually 50% to 100% larger in size than its neutral atom। ये बड़ा यूजफुल पॉइंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। कई बार साइज के कंपैरिजन करने में काम आती है ये सब चीजें। कैटायन तो न्यूट्रल एटम से छोटा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा। और एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो साइज बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ेगा। जैसे मैं ये कहूं, जैसे F से F माइनस करो तो साइज में इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इज नियरली 90% के आसपास। Cl से Cl माइनस में कन्वर्ट करो, परसेंटेज इंक्रीज इन साइज लगभग डबल टाइप 90 to 100%, 90 to 100%। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, आपको भी नहीं करनी एग्जैक्ट वैल्यू, यू शुड नॉट रिमेंबर, बट F से F माइनस में जब कन्वर्जन होता है तो साइज लगभग डबल हो जाता है। तो इसलिए मच लार्जर, मच लार्जर का मतलब 10 गुना मत मान लेना कि 100 गुना मत मान लेना, ऐसा नहीं। अगर फ्लोरीन मान लो 1.5 एंगस्ट्रॉम का है तो ये लगभग उसका डबल, 1.5 का नहीं होता, फ्लोरीन एटम इज नियरली 0.7 या 0.7 एंगस्ट्रॉम, तो ये लगभग 7 दूनी 14, 1.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। 1.4 से थोड़ा बहुत कम होगा। क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज इन द साइज इज वेरी लार्ज, लगभग डबल टाइप हो जाते हैं, दे बिकम नियरली डबल्ड। 100% इंक्रीज मतलब डबल्ड, 50% इंक्रीज मतलब 1.5 गुना होना, 1.5 टाइम्स हो जाना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो यहां तक की एक बात लिख लो। अच्छा, ये तो समझ गए होंगे कैटायंस के लिए। तो रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज लेस देन रेडियस ऑफ सोडियम, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 2+ इज लेस देन रेडियस ऑफ मैग्नीशियम प्लस लेस देन रेडियस ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो ये तो आप समझ ही गए साइज के ऑर्डर में। कैटायन छोटे होते जाएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे साइज छोटा होता जाएगा।
एनायंस का साइज बढ़ता जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी। अब बात आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की। तो पहले ये लिख लो एक बार, फिर हटाते हैं इसको। जैसे टर्म डिफाइन कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब नाम से मालूम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन, आइसो मीन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अगर बात करें तो जैसे N3- ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, इस टाइप से। जरा देखना इसमें इनके साइज कंपैरिजन करना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक 10 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 10, यहां भी 10, 11 में से एक कम हो गया, 10 10 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है। यहाँ 7, तो इसका मतलब Z/E की वैल्यू अगर देखें तो 7/10, 8/10, 9/10, 11/10, 12/10, 13/10। तो ऑब्वियस ही बात है Z जितना ज्यादा होगा तो Z इफेक्टिव भी ज्यादा होगा, तो Z/E जितना ज्यादा साइज उतना ही छोटा। तो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या बोल सकते हो, Z/E जितना ज्यादा होगा साइज आयन का उतना ही छोटा होगा। तो Z/E, अच्छा E तो सेम है सब में, तो Z जितना ज्यादा तो इफेक्टिवली Z ज्यादा, तो Z इफेक्टिव भी ज्यादा है, Z ज्यादा है तो Z इफेक्टिव भी ज्यादा है, तो साइज छोटा होगा। तो फिर क्या बोल दोगे, N3- का सबसे कम है Z/E, तो लार्जेस्ट साइज होगा, इज लार्जर देन ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, Na+, Mg2+, Al3+. So this is decreasing size. So this is decreasing size. Similarly आप यूं भी कह सकते हो, सल्फाइड आयन should be larger than क्लोराइड आयन, सेलिनाइड आयन is greater than ब्रोमाइड आयन, etc. साइज का ऑर्डर है ये। Like that you can say that the phosphide ion is larger than nitride ion, but phosphide ion is larger than sulfide ion, larger than chloride ion. So like that you can say साइज के ऑर्डर हैं ये, आयंस के साइज के ऑर्डर। बट अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान देनी है, जनरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता नहीं है। जैसे ऑक्साइड आयन फ्लोराइड आयन से थोड़ा सा बड़ा है, बट यदि एक पीरियड का डिफरेंस हो जाए तो साइज अच्छा खासा डिफरेंस। अच्छा एक एक्सेप्शन आईआईटी ने पूछा था, ये आईआईटी एडवांस्ड में 1995 और समवेयर, पता नहीं, बहुत पुराना आईआईटी एडवांस्ड में क्वेश्चन आया था साइज कंपैरिजन का। तो ध्यान दो, लिथियम प्लस इज लार्जर देन मैग्नीशियम 2+ एंड Al3+। इसको फैक्ट के रूप में याद कर लो, रिड्यूसिंग आयनिक रेडियाई फैक्ट। किसमें, इन दोनों में फैक्ट नहीं, इन दोनों में तो मैग्नीशियम 2+ और Al3+ में तो कंपैरिजन हो जाएगा, कोई बड़ी बात ना हैगी। क्यों बड़ी बात ना हैगी, क्योंकि मैग्नीशियम 2+ और Al3+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो मैग्नीशियम 2+ विल बी लार्जर देन Al3+। बट लिथियम आयन और मैग्नीशियम 2+ में ना तो ग्रुप सेम है ना पीरियड सेम है, ऐसे में कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। जब ग्रुप भी सेम ना हो, पीरियड नंबर भी सेम ना हो, तो कंपैरिजन बिकम्स डिफिकल्ट। तो ऐसे केस में तो फिर मुश्किल है। अब जब पूछ लिया है तो अब ये एक ही केस आज तक इन्होंने पूछा है, वरना पूछते नहीं है वो, दे डोंट आस्क। तो बता सकते हो कि बस याद कर लो कि लिथियम प्लस इज लार्जर देन मैग्नीशियम 2+। ये लगभग
0.76 एंगस्ट्रॉम एंड दिस मैग्नीशियम इज नियरली 0.72 एंगस्ट्रॉम, डिफरेंस भी बहुत कम, और दिस इज नियरली 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो देखो लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन में बहुत कम डिफरेंस है, और आईआईटी ने फिर भी क्वेश्चन बहुत पहले पूछ लिया तो पूछ लिया, अब ना हुआ होगा बहुतों से, आज भी ना होने का बहुतों से, याद ना होगा तो आएगा भी नहीं, उन्होंने पूछा भी नहीं। उसके बाद जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते, या तो ग्रुप सेम हो या पीरियड सेम हो या कोई लॉजिक आ रहा हो उनमें कंपैरिजन में, देन ओनली दे आस्क द क्वेश्चंस। पानी, अंडरस्टूड? तो ये याद रखने वाली बात थी, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन थे। जनरली कई बार इस तरह के कंपैरिजन पूछे जाते हैं आयनिक रेडियस में। अच्छा, ये तो ट्रेंड समझ में आते ही हैं, F- से बड़ा क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन से बड़ा सल्फाइड आयन, सेलेनाइड आयन, टेल्यूराइड आयन। सो दीज आर द इंक्रीजिंग साइज, एंड नाइट्राइड आयन से फॉस्फाइड आयन एंड आर्सेनाइड। ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर हैं। साइज मतलब रेडियस, बट जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, कंपेयर साइज अमंग, मान लो ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन एंड सल्फाइड आयन, मान लो ऐसे पूछ लें, इनमें कंपैरिजन करो। तो थोड़ा सा देखो मुश्किल तो होता है, बट क्या लॉजिक बता रहे हैं वो सीखो। जरा ऑक्साइड आयन और सल्फाइड आयन में तो कंपैरिजन ऑक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन में कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि ऑक्साइड आयन इज लार्जर देन फ्लोराइड आयन। क्यों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, राइट? अभी समझा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जहां Z ज्यादा होगा वहां साइज छोटा होगा। सिमिलरली सल्फाइड आयन इज लार्जर देन क्लोराइड आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, राइट? बट ये भी पता है कि क्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन फ्लोराइड आयन। क्यों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, बट सेम ग्रुप में है, सेम ग्रुप। सिमिलरली सल्फाइड आयन इज ग्रेटर देन ऑक्साइड आयन, सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर साइज जो है वो घटते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ते हैं। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन से कंपैरिजन हो गया, ये कंपैरिजन सेम ग्रुप की वजह से हो गया। अब ये कैसे पता लगाएं कि क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन में कौन बड़ा है? तो क्लोराइड आयन एक पीरियड एक्स्ट्रा है और एनायन है, तो फिर याद रखेंगे कि क्लोराइड आयन इज लार्जर देन ऑक्साइड आयन, और क्लोराइड आयन से सल्फाइड आयन बड़ा था, ये फ्लोराइड आयन से बड़ा था। ये था साइज का ऑर्डर, डिक्रीजिंग साइज। क्लोराइड आयन और देखो ऑक्साइड आयन फ्लोराइड आयन कंपेयर कर लिया, ये रहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सल्फाइड और क्लोराइड कंपेयर कर लिया, मालूम पड़ गया सल्फाइड आयन ऑक्साइड से बड़ा हुआ, क्लोराइड आयन फ्लोराइड से बड़ा हुआ। क्लोराइड और ऑक्साइड में कैसे कंपेयर किया? ऑक्साइड सेकंड पीरियड का है और क्लोराइड थर्ड पीरियड का है, एक पीरियड एक्स्ट्रा हो गया तो जनरली साइज बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ गया तो क्लोराइड आयन ऑक्साइड आयन फ्लोराइड से थोड़ा सा बड़ा होगा, बट क्लोराइड आयन फ्लोराइड से काफी बड़ा होगा, तो क्लोराइड आयन इज लार्जर देन ऑक्साइड आयन। सो लाइक दैट यू कैन रिपोर्ट योर आंसर। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर दे सकते हो। ये थे फर्स्ट प्रॉपर्टी गाइज, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ओवर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। हर साल जेईई मेन में, अब तो इतने सारे पेपर होते हैं, जेईई मेन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही हैं इनके ऊपर। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड नाउ मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
लिखो हेडिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड प्रॉपर्टी, पहला नोट कर लो इसको। Second property is ionization energy, IE. Ionization energy, what is ionization energy? Ionization energy किसी गैसियस एटम से, आइसोलेटेड एटम से उसका मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कैटायन बनाने में जो एनर्जी आवश्यक होगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिखो इस बात को, IE बोलते हैं इसको। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन from isolated gaseous atom of an element. So what is ionization energy? It is the energy required to remove most loosely held electron from isolated gaseous atom of an element. सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? जिस पे जेड इफेक्टिव सबसे कम लगता हो, मतलब सबसे न्यूक्लियस से सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, आखिरी शेल वाला जो सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिस पर जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन, वो रिमूव होगा। तो उसमें जो एनर्जी लगेगी आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करने में, कैटायन बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये है, मान लो M गैस, M प्लस गैस और इलेक्ट्रॉन, आपने रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस से निकल के इन्फिनिटी पे भेज दिया, दूर भेज दिया। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड I1। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। सिमिलरली ये I1 कहलाएगा। I1 किसका? ऑफ M गैस का, राइट। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है फॉर एटम्स, फॉर एलिमेंट्स। अच्छा, अगर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, M गैस, M प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो बाईवेलेंट कैटायन बन गया। तो अब क्या कहलाएगा ये? I2 किसका? M गैस का, या फिर I1 किसका? M प्लस का। समझ गए बात को? क्या कहलाएगी ये? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M प्लस। इसे बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली M2 प्लस से एक और कैटायन बना दो, M3 प्लस, तो ये कहलाएगा I3 ऑफ M गैस या फिर I2 ऑफ M प्लस गैस या फिर I3 ऑफ I1 ऑफ M2 प्लस गैस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। M2 प्लस के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, M प्लस के लिए ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है और M के लिए ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है। गाइज थोड़ा समझ लें। और फॉर ए गिवन एलिमेंट M से M प्लस छोटा, इलेक्ट्रॉन ही तो रिमूव करा है, प्रोटॉन ना रिमूव करा है, तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कैटायंस बनते जाएंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, साइज घटेगा, साइज घटेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो इसका मतलब फॉर ए गिवन एलिमेंट, किसी गिवन एलिमेंट के लिए, सेम एलिमेंट के लिए I1 से बड़ा हमेशा I2, I3 एंड सो ऑन। इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग सक्सेसिव
आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब I1 then I2 then I3 and so on। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज गो ऑन इंक्रीजिंग। नोट करो ये पूरी बात। तो इस तरीके से ये आप कहते हो। अच्छा, ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गिवन एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती चली जा रही है ये सेम एलिमेंट के लिए। अच्छा, जैसे ये टर्म डिफाइन करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसी एक टर्म डिफाइन करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप तो जानते हो एनर्जीज के लिए आजकल थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन ज़्यादा पॉपुलर है, और थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी प्रोसेस को हम या तो एंडोथर्मिक बोलते हैं या एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक वो जिसके लिए एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, और एक्सोथर्मिक वो जिसके लिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। तो लिखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई ई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस कैटायन। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज, ये थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ an element in gaseous state, in gaseous form, 1 mole of atoms of an element in gaseous form is converted into gaseous cations। ये पर मोल डिफाइन होता है। तो इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन गैसियस फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस कैटायंस। तो जैसे ये M था गैस 1 मोल, इसको M प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन? डेल्टा एच आर मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये एक जनरल टर्म है। रिएक्शन मतलब कुछ भी हो सकती है वो रिएक्शन। आयोनाइजेशन रिएक्शन हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, कंबस्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक जनरल टर्म होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसके बराबर? डेल्टा एच आई ई 1। किसका? M का। डेल्टा एच आई 1 मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या रीड करोगे इसे? फर्स्ट, वहां क्या बोला था हमने? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस तरीके से बोलते जाते हो आप। सिमिलरली वो लॉजिक यहां भी एप्लीकेबल होगा कि डेल्टा एच आई 1 से बड़ा होगा डेल्टा एच आई 2, डेल्टा एच आई 3 एंड सो ऑन फॉर सेम एलिमेंट। किसी गिवन एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज गो ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा, एक बात ध्यान दो, वैसे तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट फिर भी एक डिफरेंस होता है। कन्वेंशनली आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, एंड ionization energy is defined at 0 Kelvin and ionization enthalpy defined at any desired temperature। तो इस बात को लिखेंगे एज ए नोट करके। हालांकि ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आईआईटी नेवर आस्क्ड इट। पहले ये यहां की बात लिख लो, नोट कर लो इसको।
तो एज ए नोट, conventionally ionization energy is defined at 0 Kelvin while ionization enthalpy, ionization energy मतलब IE, while ionization enthalpy at any temperature, at any temperature, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 0 केल्विन पे डिफाइन होती है। तो कन्वेंशनली, सो दिस इज द रिलेशन डेल्टा एच आई ई इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT। सो दिस इज द वैल्यू। हालांकि ये पर इलेक्ट्रॉन बेसिस पे डिफाइन हो रहा है या पर मोल बेसिस पे ही डिफाइन होगा। सो दे आर डिफाइंड पर, ये अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर मोल ले रहे हैं तो ये भी पर मोल लेना है, तो फिर RT की वैल्यू R भी पर मोल लेना है। R तो पर मोल होता ही है। सो पर मोल बेसिस बोथ टेकन per mole basis। Nobody is going to ask the calculation on this। नहीं पूछते वो, टेंशन ना ले, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बट चूंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, कब जेई मेन वालों की निगाह पड़ जाए उस पर, अबे ये तो रह गया, अबे ये तो 2019 में भी ना पूछा, अबे ये तो 2020 में भी रह गया था जनवरी अटेम्प्ट में, पूछो भैया इस पे सवाल, तो वो तब पूछ सकते हैं। तो यू शुड नो द रिलेशन ionization enthalpy is equal to ionization energy plus 5/2 RT। Ionization energy is defined at 0 Kelvin and ionization enthalpy can be defined at any desired temperature। तो याद रख लें इस पॉइंट को, तो ये कई बार यूजफुल हो जाते हैं, पता रहना जरूरी है। तो ये थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। हालांकि हम दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम मानते हुए चलते हैं। अब बात आती है ट्रेंड्स क्या होंगे। ट्रेंड से पहले हमें देखना है कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो यहां तक की बात लिखो, फिर लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। नोट इट डाउन। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स? ऑब्वियसली अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो बताओ, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड होगा विद द न्यूक्लियस, तो रिमूव करना मुश्किल काम होगा, आसान नहीं होगा। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड है विद द न्यूक्लियस, आयोनाइजेशन एनर्जी वुड बी लार्जर। साइज अगर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। ऑब्वियसली अगर साइज ज्यादा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है, जितना दूर होगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम लगेगा न्यूक्लियस का, उस पर कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसानी से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड configuration are more stable and therefore removal of electron requires more energy। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करने में थोड़ी ताकत ज़्यादा लगती है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है आयोनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स और एटम्स। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल एंड देयरफॉर रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मोर एनर्जी। एंड देन फोर्थ, पेनिट्रेशन पावर। आपको तो पता है कि NS की पेनिट्रेशन पावर NP से ज़्यादा पढ़ लिया, ND एंड NF।
डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर, डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर है ये। तो अगर डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर है तो इसका मतलब ये हुआ कि NS के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास होते हैं, N सेम है तब कंपैरिजन हो रहा है। ये बता चुके हैं आपको, ग्राफ के साथ बता चुके हैं। तो S में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल काम है इन कंपेयर टू NP। तो फॉर एग्जाम्पल रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2s इज मोर डिफिकल्ट देन दैट फ्रॉम 2p। तो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s इज मोर डिफिकल्ट देन दैट फ्रॉम 2p। तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि 2s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास है न्यूक्लियस के। मोर पेनिट्रेशन पावर मींस मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, और मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस मींस मोर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस विद द न्यूक्लियस, रिमूवल इज डिफिकल्ट। तो ये फैक्टर भी काम आएगा जब हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं। हालांकि जनरल ट्रेंड्स क्या होंगे इन द पीरियोडिक टेबल, तो लिखेंगे जनरल ट्रेंड्स, लिखो ये पहले नोट कर लो। Coming to general trends in periodic table। अब इन फैक्टर्स को अगर ध्यान रखेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको पता है कि साइज घटते जाते हैं, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इंक्रीजेज, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज भी घट रहे हैं, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान काम नहीं होगा, मुश्किल होता जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये थे ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसके एज पर दिस यू कैन से दैट लिथियम्स इज मोर देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन, डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। So like that you would say. Similarly, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, decreasing ionization energy. So like that, ये among these elements इस तरीके से आप कहेंगे। अच्छा, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती हैं तो सोडियम से ज़्यादा उनके हम ट्रेंड्स देख लेंगे, उसमें थोड़े एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट वी शैल टॉक अबाउट दोज एक्सेप्शंस। तो ये जनरल ट्रेंड्स हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज के, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लिखेंगे एक्सेप्शंस। पहले ये नोट कर लो। एक्सेप्शंस, जरा पहला एक्सेप्शन यही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जरा देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अच्छा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यही है। ये थे एक्सेप्शंस में। देखो लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेंगी, बट एक्सेप्शन यहाँ आएगा, यहाँ है एक्सेप्शन, यहाँ है एक्सेप्शन। वैसे तो जनरल ट्रेंड क्या था, लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन ही बढ़ेगी, बट नहीं, क्या है यहाँ, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी से बोरॉन ज्यादा नहीं है, बोरॉन कम है। तो आई, अच्छा, जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब इट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।
अगर कभी भी इस तरह की बात कह रहे हैं ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इज दिस, इसका मतलब वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इट इज अंडरस्टूड, सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो I1 ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ बोरॉन। Not only that, beryllium is also more than lithium. Similarly, I1 of magnesium is greater than I1 of aluminium, I1 of sodium. ये एक्सेप्शन है। क्यों? लिथियम से ज्यादा बेरिलियम नहीं, इसमें तो क्या दिक्कत, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन होना चाहिए था, नहीं है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एलियम से ज्यादा है। कारण है क्या? कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, यही हुआ ना? नहीं, 2s2 ही है यहां। वन s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, यहां इलेक्ट्रॉन 2p से रिमूव हो रहा है और यहां इलेक्ट्रॉन 2s से रिमूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो एक्सेप्शन है ये क्यों है? इट इज ड्यू टू द ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s इन कंपैरिजन टू 2p। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर of 2s than 2p। तो 2s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है 2p से, तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल काम है इन कंपैरिजन टू 2p। सो दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई यू से दैट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जीज उनके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट एलिमेंट बोरॉन और एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। याद रखना, मौके पे गड़बड़ ना हो। यहां आना, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 2s2 2p3, जबकि ये क्या है? 2s2 2p4। तो यहां भी एक्सेप्शन क्या है? I1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन I1 ऑफ ऑक्सीजन एंड I1 ऑफ कार्बन। सिमिलरली I1 ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन I1 ऑफ सल्फर, ऑल्सो ग्रेटर देन I1 ऑफ सिलिकॉन। देखो इन्हें, ये भी एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन, कार्बन से नाइट्रोजन ज्यादा होना चाहिए था, हो नहीं था वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन होना था, बट नहीं है। नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा है। क्यों? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिमूवल ऑफ electron is difficult in नाइट्रोजन, फास्फोरस एटसेट्रा। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन एंड सल्फर रेस्पेक्टिवली, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं ना, ज्यादा दिमाग ना लगाना है, मत लगाओ ज्यादा दिमाग। कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अच्छा नाइट्रोजन हाँ हाफ फील्ड है, आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से तो ज्यादा है ही, ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, और वो भावनाओं में बह जाते हैं। हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा, फिर सल्फ फ्लोरीन से भी ज्यादा, फिर नियॉन से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा कर दो, यही काम बचा है बस ना। ये एक्सेप्शंस जो भी होते हैं, ये जो प्रभाव हैं, चाहे वो पेनिट्रेशन पावर का हो चाहे हाफ फील्ड का हो, दिस इज फॉर द जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट, उसके बियॉन्ड नहीं। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फ्लोरीन से कम है। फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा है मगर क्लोरीन से कम है। क्यों? नेक्स्ट एलिमेंट क्यों? हाफ फील्ड का इफेक्ट तो है, बट यहां दो प्रोटॉन का डिफरेंस आ चुका है। प्रोटॉन अपना जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ाएंगे, उन्हें कौन देखेगा? तो हाफ फील्ड कैन नॉट ओवरकम द वेरी हाई डिफरेंस इन जेड इफेक्टिव। समझ रहे हो बात को? तो ये एक्सेप्शन जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट तक हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। कभी बोल दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा है, फ्लोरीन से भी ज्यादा, नियॉन नहीं नहीं नहीं,
जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट तक, उसके बियॉन्ड ये एक्सेप्शनल प्रभाव नहीं होगा। I hope the point is clear. So this is the first exception that you should remember. This is a very important one. Note करो. Now moving to the second exception. लिखो second exception. सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? वही एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी I1 ऑफ गैलियम इज स्लाइटली लेसर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। रीजन वही है जो पढ़ चुके हो साइज में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज स्लाइटली लेसर देन दैट ऑफ हेलियम। इट इज ड्यू टू, अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बात कर चुके हैं। इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग caused by 10 electrons filled in d subshell just before gallium। तो गैलियम से पहले 10 इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग, d electrons पुअर शील्डिंग, 10 electrons filled in the, this is due to the poor shielding caused by 10 electrons filled in the d subshell just before gallium। because of that z effective is high और साइज घट गया, z effective बढ़ा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेसर नहीं है, ग्रेटर है। मैंने गलत बोल दिया, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, पर ये ज्यादा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गैलियम इज स्लाइटली ग्रेटर। मैं वही तो कहूँ, कुछ तो दिमाग में खटक रहा है कि मैं कुछ तो ऐसा बोल दिया है। जो खटक रहा है दिमाग में वो ये था। तो I1 ऑफ द गैलियम इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन घटती हैं, बट गैलियम थोड़ा सा ज्यादा है। रीजन पता है। थर्ड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज में ही प्रभाव नहीं पड़ता, आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रभाव पड़ता है। तो क्या है? 3D से 4D में आते हैं आफ्टर लेंथेनम में। तो 3D से 4D में आते हैं तो साइज बढ़ गए थे, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती हैं। बट 4D से 5D में आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती हैं। तो याद रखें, जैसे यही था, मैं दोबारा बता दूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, इट्रियम, लेंथेनम, जर्कोनियम, हाफनियम, नायोबियम, टेंटेलम, बढ़ते चले जाएं, मुझे भी बीच में सारे याद नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी आपको याद होने चाहिए, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जर्मेनियम, टिन, लेड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लेटिनम एंड सो ऑन। ये थे, यहां था ये प्रभाव, आगे तक जाता है ये प्रभाव। ये 3D सीरीज बताया था, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज नहीं, यहां नहीं। स्कैंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इट्रियम से ज्यादा, लेंथेनम से टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी घटती हैं। ये प्रभाव लेंथेनम के बाद पाया जाता है, 57 एलिमेंट्स के बाद वालों में, इन द 5D सीरीज एलिमेंट्स। डिक्रीजिंग I1। अच्छा, I लिख रहे हैं तो I का मतलब I1 ही होता है। बट आफ्टर लेंथेनम क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी I1 ऑफ द 5D इज ग्रेटर देन I1 ऑफ 4D। नॉट ओनली दैट, I1 ऑफ 5D is also greater than I1 of
3d। ध्यान दो, ये हाफनियम, टेंटलम से लेकर के ये प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, इवन थैलियम एंड लेड तक पी ब्लॉक में भी जाता है ये प्रभाव लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का। वहां भी आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ दिस 5d आर correspondingly greater than the 4d in the same group। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या बोलोगे, हाफनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है देन कंपेयर टू जर्कोनियम। साथ में प्लेटिनम इज मोर देन पैलेडियम आयोनाइजेशन एनर्जी। गोल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी सिल्वर से ज्यादा है। डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, तो डिक्रीजिंग I1। नॉट ओनली दैट, lead is greater than tin, thallium is greater than indium, decreasing I1। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी टिन से ज्यादा है, तो ये एक्सेप्शन ही तो हुआ, क्योंकि टॉप टू बॉटम जनरल ट्रेंड्स क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेंगी, बट ये एक्सेप्शन हुआ एंड द रीजन इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हम पढ़ चुके थे। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं, क्या हैं वो, एप्लीकेशंस ले लेते हैं उनको, अभी एक दो पॉइंट्स आ ही जाएंगे। तो ये एक बार नोट कर लो, ये एक्सेप्शंस थे जो हमने पढ़े। इनमें नहीं है एक्सेप्शन स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम में, वहां तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है लगातार, उसके बाद में एक्सेप्शंस हैं। तो इसको क्लीन कर देंगे, लिखो एक बार। Applications of ionization energy। पहला एप्लीकेशन तो यही है कि जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो वो एलिमेंट बड़ी आसानी से कैटायन बनाते हैं। और जनरली मेटल्स में ऐसा होता है, एंड दे हैव द हायर मेटालिक नेचर। सो मेटालिक नेचर इज रिलेटेड विद द आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक नेचर उतनी ज़्यादा। मेटालिक नेचर ज़्यादा तो उनके ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटालिक नेचर, तो लोअर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर इज द मेटालिक नेचर। ये एक जनरल टर्म है। तो मेटालिक नेचर बढ़ता है, मेटालिक नेचर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो लोअर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर इज द मेटालिक नेचर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो इन जनरल लेफ्ट से राइट जाओ, टॉप टू बॉटम जाओ, मेटालिक नेचर घटता है एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर increases, metallic nature decreases from left to right in the periodic table। तो इस तरीके से मेटालिक नेचर बढ़ता है। ये S&P ब्लॉक के लिए होते हैं, डी ब्लॉक में उल्टा होता है। डी ब्लॉक में मेटालिक नेचर टॉप टू बॉटम आने पर जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण मेटालिक नेचर इन जनरल घटते जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जबकि एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में मेटालिक नेचर लेफ्ट से राइट पर घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। ये सब ट्रेंड्स जनरली एस ब्लॉक के लिए हैं, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक नहीं, फॉर एस एंड पी ब्लॉक, फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल ट्रेंड्स होते हैं। दूसरा, जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक बनते हैं। तो एलिमेंट्स
with low ionization energy form बेसिक ऑक्साइड्स। तो जनरली मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हालांकि अभी और कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। दैट्स इट।